अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एक नए प्रोग्राम को लिखने के लिए आए हैं और जिसके लिए हमें चाहिए होगी इफ एल्स स्टेटमेंट और हम इसे ही प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा तरीका यही है कि हम चेक करेंगे कि हमें कैसी आउटपुट चाहिए और फिर हम सोचेंगे कि उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए हम किस तरह का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हमें कंसोल आउटपुट ऐसी चाहिए जो यूज़र से एक नंबर मांगे जिसका नाम वो ए रखे और वो कहे कि पहला नंबर मांगो, बल्कि हम इसका नंबर 1 रख देते हैं नाम। यूज़र से एक नंबर मांगे और यूज़र उसको कोई नंबर एंटर करे। उसके बाद वो यूज़र से एक और नंबर मांगे और यूज़र उसको कोई और नंबर एंटर करे। उसके बाद वो यूज़र से एक और नंबर मांगे और यूज़र उसे एक और नंबर एंटर करे। उसके बाद वो इन तीनों नंबर्स के दरमियान कंपैरिजन करे कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा है और उससे छोटा कौन सा है। और वो इस तरह की आउटपुट दे कि सबसे पहले वो सबसे बड़ा नंबर लिखे और उसके बाद वो कहे दैट इज़ ग्रेटर देन 5 एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 3 अकॉर्डिंग टू द नंबर्स जो यूज़र ने एंटर किए हों। वो एक आउटपुट दे जिसमें वो बताए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, उससे छोटा कौन सा था और उससे छोटा कौन सा था। और ये आउटपुट हमें हमारे प्रोग्राम के ज़रिए चाहिए कि ये कंपैरिजन हमारा प्रोग्राम करे और वो हमें बताए। तो लेट्स सी कि हम इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को स्टॉप करके इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा वीडियो देखकर चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक सोल्यूशन कार्व आउट किया है या नहीं किया। ऑलराइट, तो हमें पता है कि हमने यूज़र से num1, num2 और num3 एंटर करवाना है और इसके लिए हमें num1, num2 और num3 को स्टोर करने के लिए इंटीजर टाइप की स्टोरेज स्पेसेस चाहिए होंगी, जिसके लिए हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और फिर हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट से यूज़र से num1 एंटर करने का कहेंगे और सी इन की स्टेटमेंट से उसकी वैल्यू एंटर करेंगे और यही काम हम तीनों नंबर्स के लिए करेंगे। तो लेट्स राइट द कोड फॉर दैट। ऑलराइट, तो यहाँ तक हम लोग अपने यूज़र से 3 नंबर्स एंटर करवा के उनकी वैल्यूज़ num1, num2 और num3 में स्टोर कर चुके हैं। अब सोचने की बात यह है कि हमारे पास कितने कंपैरिजन्स बन सकते हैं ये देखने के लिए कि num1, num2 और num3 में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और उससे छोटा कौन सा और उससे छोटा कौन सा है। तो अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि या तो ये कंडीशन होगी, मतलब ये बात प्रूव होगी कि या तो ये हो सकता है कि num1 सबसे बड़ा हो, फिर num2 और फिर num3, या फिर ये हो सकता है कि num1 सबसे बड़ा हो, फिर num3 और फिर num2, या ये हो सकता है कि num2 सबसे बड़ा हो, फिर num1 और फिर num3, या फिर क्या हो सकता है कि num2 सबसे बड़ा हो, फिर num3 उससे छोटा और उससे छोटा num1, या फिर ये हो सकता है कि num3 सबसे बड़ा हो, फिर num1 और फिर num2, या फिर क्या हो सकता है कि num3 सबसे बड़ा हो और फिर num2 और फिर num1। अगर num1, num2 और num3 तीनों एक दूसरे से डिफरेंट नंबर्स हो तो यही 6 कंडीशंस या 6 कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके दरमियान ग्रेटर देन और लेस देन के मामले के अंदर। हाँ, अगर num1 या num2 में से कोई सिमिलर नंबर्स हो तो फिर ज़्यादा कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं, लेकिन हम सिमिलर नंबर्स को इनवैलिड इनपुट कहेंगे। हमारे पास इस प्रोग्राम के केस में वैलिड इनपुट यही है कि num1, num2 और num3 तीनों डिफरेंट इनपुट्स हों। तो अगर डिफरेंट होंगे तो इन्हीं 6 केसेस में से कोई एक केस ट्रू होना चाहिए, और अगर वो सेम नंबर्स होंगे या फिर कुछ और इनवैलिड इनपुट होगी, कोई लेटर इनपुट कर देता है कोई बंदा यूज़र या फिर कुछ और, तो हम उन सारी की सारी चीज़ों को इनवैलिड इनपुट कह देंगे। तो इन 6 केसेस के अलावा अगर ये 6 के 6 केस ट्रू ना हो तो हमारा ये केस होगा कि इनवैलिड इनपुट है। अगर वैलिड इनपुट है num1, num2, num3 तीन डिफरेंट इंटीजर्स हैं तो यही हो सकता है कि इन 6 केसेस में से कोई एक ट्रू हो जाए। अगर आपको कोई और केस मिलता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर हम बेसिक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के लॉजिक्स को भी जहन में रखें तो हमारे पास यही 6 केसेस बनते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 7 कंडीशंस बन रही है, बल्कि ऐसे कहना चाहिए कि हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस बन रही हैं, और अगर ये 6 की 6 कंडीशंस फॉल्स हों तो हमारे पास आखिर में एक
ऐसा काम है जो इन सब के फॉल्स होने पे हम कर सकते हैं कि हमारी सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो हमें एक डिफ़ॉल्ट में भी काम देना है, एक डिफ़ॉल्ट में भी हमारे पास आउटपुट होनी चाहिए कि हम क्या करें। तो इस तरह हमारे 7 ब्लॉक्स ऑफ कोड बनेंगे जिनमें से कोई एक चलेगा। तो अब ये सारे की सारी कंडीशंस लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यस, हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे। और लेट्स सी कि हम इसको कैसे कोड में लिखते हैं। तो ये हमारा पहली कंडीशन बन गई कि अगर num1 num2 से बड़ा है और num2 num3 से बड़ा है तो हमें क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है? ऑलराइट, तो हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? हम कहते हैं कि सबसे पहले num1 की वैल्यू लिखो जो रैम में तुम्हारे पास पड़ी है, जो यूजर ने एंटर की थी। उसके बाद ग्रेटर देन का साइन डालो, फिर num2 की वैल्यू लिखो, फिर ग्रेटर देन का साइन डालो, फिर num3 की वैल्यू लिखो। तो इस तरह हम लोग अपने यूजर को ये बता देंगे कि num1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा num2 है और उससे छोटा num3 है। अब इसके बाद हमने एक और कंडीशन लिखनी है, और वो कंडीशन सिर्फ तब ट्रू हो सकती होगी जब ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी। तो हम उसके लिए एक नया इफ नहीं रखेंगे। हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर बाकी सारी कंडीशंस को हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट ही ना करे, रन ही ना करे। इसलिए हम लोग अब किस चीज़ को एक्शन में लेकर आएंगे? एल्स इफ को एक्शन में लेकर आएंगे। एल्स इफ अब हमारा यहाँ पे एक नई कंडीशन चेक करेगा, और ये कंडीशन सिर्फ तब चेक होगी जब पिछली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और अगली कंडीशन हमने अपने पास क्या लिखी है कि अगर ये फॉल्स हो जाए तो फिर क्या हो सकता है कि num1 बड़ा हो, फिर num3 और फिर num2। तो num1 इज ग्रेटर देन num3 इज ग्रेटर देन num2, ये हमारी अगली कंडीशन है। और अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या प्रिंट कराना चाहते हैं? हम ये प्रिंट कराना चाहते हैं कि यूज़र को पता लगे कि num1 की वैल्यू और फिर ग्रेटर देन का साइन और फिर num3 की वैल्यू और फिर ग्रेटर देन का साइन और फिर num2 की वैल्यू। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। अब अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हों तो एक तीसरी कंडीशन चेक होनी चाहिए जो कि ये है, और इसी तरह अगर ये फॉल्स हो तो ये चेक होना चाहिए। और इस पूरे के लिए मैं यहाँ पे कोड लिख देती हूँ। ऑलराइट, तो अगर हम लोग यहाँ पर काउंट करें तो हमारी 1 2 3 4 5 6 कंडीशंस पूरी हो गई हैं जो हमने एज इट इज़ इसके मुताबिक यहाँ पर लिखी हैं। सबसे आखिरी कंडीशन हमारी num3 इज ग्रेटर देन num2 इज ग्रेटर देन num1 है, और वो हमने यहाँ पर लिखी है num3 इज ग्रेटर देन num2 इज ग्रेटर देन num1, और उसी को हमने बिल्कुल उसी तरीके से प्रिंट भी कराया है जैसे हमने पहली कंडीशंस को प्रिंट कराया। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे एल्स इफ के ज़रिए कंडीशंस यहाँ पर लिख दी हैं। अब होगा ये कि सबसे पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अगर ये फॉल्स हुई तो ये होगी, अगर ये फॉल्स हुई तो ये होगी। अगर फॉर इंस्टेंस ये ट्रू हो जाती है तो बाकी सब कुछ छोड़ के प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर यही ट्रू हो जाती है तो बाकी कोई जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो यहाँ पर हम एक एल्स दे सकते हैं। जो एल्स का कीवर्ड है वो, अब ये वो ब्लॉक ऑफ कोड है जो एल्स के बाद हम लिखेंगे, जो तब चलेगा जब ये 6 की 6 कंडीशंस फॉल्स हो जाए। और उसको हमने क्या कहा था? उसको हमने कहा था कि हमारे पास वो एक इनवैलिड इनपुट होगी। हम यूजर से कहेंगे कि तुमने वैलिड इनपुट नहीं दी, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे बात का आंसर नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे आउट कराएंगे। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर इनवैलिड इनपुट का जो टैग है वो यूजर को डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम ये वाला एग्जीक्यूट करेंगे और हम देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम है वो ठीक इनपुट देता है या नहीं देता। तो वो हमसे नंबर 1 पूछ रहा है। हम पहले अपना जो यूज़ केस हमने डिस्कस किया था वही कर लेते हैं। 3 and 9 and 5. It is saying that this is an invalid input, so we have some problem in our program. Let's see कि वो क्या प्रॉब्लम है। ऑलराइट, तो हमने एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक की है, और वो ये है कि हम लोग डायरेक्ट C++ में ये नहीं लिख सकते कि num1 इज ग्रेटर देन num2 इज ग्रेटर देन num3। हमें दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करना होता है। तो हमें यहाँ पर एक्चुअली ये वाली बात लिखने के लिए कि num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num2 इज ग्रेटर देन num3, हमें यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर डालना होगा एंड का, और फिर हम लोग लिखेंगे num2 इज ग्रेटर देन num3। तो अब ये वाली कंडीशन जो है इसको C++ की लैंग्वेज प्रोसेस कर सकती है। वो अब उसके लिए ये वाली चीज़ है num1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num2 इज ग्रेटर देन num3।
वो इन अ रो रिलेशनल ऑपरेटर्स को नहीं कर सकती। रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज करना था। तो लेट्स ऐड लॉजिकल ऑपरेटर इन एवरी कंडीशन, जो कि हम लोगों ने, जिसमें हमने सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स लिख दिए, हमें साथ में लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लिखने हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे सारे के सारे जो कंडीशन स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक हो गई हैं। हमने हर दो रिलेशनल ऑपरेटर्स के दरमियान एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके उन दोनों को आपस में कंबाइन कर लिया। अब हम लोग सारे के सारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको एक ही रो में नहीं लिख रहे, बल्कि हम उनके दरमियान एंड ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। तो अब हम अपना प्रोग्राम चलाकर देखते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। यस, इट इज टेलिंग अस कि 9 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3। अब हम लोग कोई और इनपुट देकर देखते हैं अपनी तरफ से। फॉर इंस्टेंस हम देते हैं 1 एंड 2 एंड 3 एंड लेट्स सी कि क्या कहता है, 3 is greater than 2 is greater than 1। तो yes, it is working very fine। फॉर इंस्टेंस हम लोग यहाँ पर इसको 6 और 7, और हमने कहा था कि हम लोग नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे। नंबर रिपीट होगा तो इनवैलिड इनपुट होगा। तो लेट्स सी, यस, नंबर रिपीट करने पे वो हमें इनवैलिड इनपुट दे रहा है। एक और कंडीशन को चला कर देखते हैं कि उसको वो सही तरीके से करता है या नहीं। फॉर इंस्टेंस हम क्या कर लेते हैं, हम इसको देते हैं 8 एंड देन हम देते हैं 2 एंड देन हम देते हैं 6। तो यस, इट इज टेलिंग अस दैट 8 is greater than 6 is greater than 2। हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और इसको काम कराने के लिए हमने यूज़ किया है इफ एल्स स्टेटमेंट को। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ आएंगे, लेकिन फॉर श्योर वो प्रॉब्लम बहुत एक्साइटिंग होगी और उसको सॉल्व करने के बाद हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स बूस्ट अप हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय।